हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है पीडब्ल्यू के ऐप में वरुण बैच के अंदर। तो आज क्या करने जा रहे हैं भाई? क्या डिस्कस करने जा रहे हो सर? बच्चों, आज हम करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स जो है उसका हम पहला लेक्चर, और जैसा कि आपको टारगेट ऑलरेडी दिया हुआ है तो फ्राइडे तक जो है आप पीवाईक्यूज जो है एसी तक के सारे के सारे आपको अटेम्प्ट देने हैं। ओके, तो चलिए फिर आप जहां पर भी हैं बच्चों वहीं पर बैठे रहिए और मेरे साथ बच्चों लेक्चर को स्टार्ट कर दीजिए। कह दीजिए क्या? जय लॉजिक। हमेशा लॉजिक लगाते रहें, बेसिक्स बनाते रहें। ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए, रे ऑप्टिक्स के प्लानर के हिसाब से हमारे पास 4 लेक्चर हैं, तो 4 लेक्चर सफिशिएंट लेक्चर हैं, तो इसके अंदर हम थोक में जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर जो है इसको मैंने डेडिकेट कर दिया है पीवाईक्यूज के लिए, ठीक है ना। तो पीवाईक्यूज जो है इसके अंदर मैं खूब सारे दे देता हूं। तो आप जो है, मैं कुछ सॉल्व करूंगा, कुछ आप सॉल्व करेंगे और फिर आपस में डिस्कशन करेंगे और तब हम धीरे धीरे अपना जो है लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो डिस्कशन जो है वो मैटर करता है। आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट देते हो, उसके अंदर आपको कुछ पता चलता है कि भैया मेरा आंसर ये आ रहा है लेकिन सर का आंसर ये है, और सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने इस बारी जैसे आपसे डिस्कस कर रहा था तो मैंने सारे के सारे पीपीटी के अंदर आंसर लिख दिए, ठीक है ना। तो आंसर सारे आपके सामने होंगे, आपने ट्राई करना है, नहीं होता तो फिर उसके बाद डिस्कशन, ठीक है। और फिर उसके अंदर इंप्रूवमेंट और क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन तो हमारी स्ट्रांग है ही है, विजुअलाइजेशन तो हमारी स्ट्रांग है ही है, ठीक है ना। हम उसके अंदर क्वेश्चन जो है सिर्फ हम आंसर नहीं निकालते, हम उस क्वेश्चन के अंदर डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि और इस प्रकार के कितने क्वेश्चन एडवांस सोच सकता है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर, तो उसके अंदर तो हमने क्या करा था, एक तरह से एसी के अंदर डिस्कशन करा था। तो वर्बली आपको बता देता हूं कि क्या एसी का बेसिक था। अल्टरनेटिंग करंट का जो बेसिक था वो था कि करंट और वोल्टेज जो है वो जनरली सेम फेज में नहीं होते हैं। तो हम उनको कैसे ट्रीट करें, तो हम उनको एक फेजर की तरह ट्रीट करते हैं या फिर हम उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स नंबर वाली थ्योरी भी आपको बताइए, बल्कि इजी है, किसी भी तरह के सर्किट के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी काम करती है और फेजर भी काम करता ही है किसी भी तरह के सर्किट के लिए, लेकिन थोड़ी एनालिसिस बेटर हो जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर के केसेस में, फॉर कॉम्प्लेक्स केसेस। तो वही बेसिक था, बाकी पावर थी, ठीक है, पावर है। और एलसीआर एसी सर्किट जो है रेजोनेंस की कंडीशन होती है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो जाता है। पावर का फॉर्मूला क्या था? पी एवरेज वी एवरेज इंटू कॉस, सॉरी, पी एवरेज का फॉर्मूला था वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 5। ओके, चलिए भाई, तो आज का गोल क्या होगा? वही यहां पर वही लिख दिया सर। नहीं नहीं नहीं, कहीं गलत तो नहीं स्लाइड डाल रखी? चेक कर लेते हैं भाई। तो पहले इसको मिटाने से पहले ही चेक कर लूं। हाँ नहीं, सही है, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको अपन अपन सही कर देता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास ऑप्टिक्स, और वो भी कौन सी? रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना। तो इट इज रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स है क्या भाई? क्या होता है रे ऑप्टिक्स में? रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करती है किसके साथ? ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद लाइट। और रे ऑप्टिक्स में ऐसा क्या है? तो रे ऑप्टिक्स जो है उसके अंदर क्या है कि हम मानते हैं कि लाइट जो है वो कुछ लॉज को फॉलो करती है। एक होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और एक होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उनको ये फॉलो करती है, एक स्ट्रेट लाइन में जाती है, ठीक है ना। क्वांटम फिजिक्स वगैरह नहीं लगाते, ठीक है ना, ना इसके अंदर वेव नेचर हम लगाते हैं। तो बस रे मानते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ये फॉलो करती है। तो ये इसका बेसिक है। तो आइए क्वेश्चन ही करने हमने, तो आइए क्वेश्चन से हम चीजें सीखेंगे। और इस बारी देख लीजिए, एक बारी आपको ओवरव्यू दे देता हूं आज के लेक्चर का। जैसे जो क्वेश्चन है, सब क्वेश्चंस के देखिए आंसर साथ में दे दिए, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है तो आंसर देखिए सबके जो है सारे पीवाईक्यूज हैं, ये एडवांस के सारे पीवाईक्यूज मैंने डाल दिए, ठीक है ना। तो सारे पीवाईक्यू और हर एक पीवाईक्यू का आंसर आपको दिया हुआ है। तो अब आपको जो है, कई बार स्टूडेंट जो है सर्च करते हैं तो सर्च करने की जरूरत नहीं, आपको आंसर डायरेक्ट मिला हुआ है। तो आइए जरा प्रैक्टिस मोड में आ जाते हैं। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन दिस इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेवल्स अलोंग द डायरेक्शन दिस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एडवांस 2013 का सवाल। तो कैसे करें भाई? देखिए, एक रे है, वो आती है,
यहां पर स्ट्राइक करती है, टप्पा खाती है, इधर चले जाती है। ठीक है सर, ठीक है। अब यहां पर देखिए, रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन दिस, तो ये एक आपको यूनिट वेक्टर दे दिया गया है। तो आपको ये यूनिट वेक्टर दे दिया गया है, लेट अस सपोज एन कैप इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेवल्स अलोंग द डायरेक्शन दिस। तो ये देखिए, रिफ्लेक्टेड वेव की जो है आपको यहां पर यूनिट वेक्टर दे दिया। अगेन दिस इज द यूनिट वेक्टर। अब बोल रहा है कि बता दो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये एंगल आपको चाहिए, थीटा। तो आइए, कहां आइए, थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। जो ये इंसिडेंट हमारे पास वेक्टर है ना, इसको आप बच्चों एक्सटेंड कर दो। तो मैंने देखिए इंसिडेंट वेक्टर को क्या कर दिया, एक्सटेंड। तो ये बन गया एन कैप। ठीक है, तो इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, देखिए ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा ही होगा। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की यहां पर हम बात कर रहे हैं। और ये एंगल हमारे पास क्या होगा, अगेन ये हमारे पास थीटा होगा, क्योंकि मैंने इसको देखिए जस्ट क्या करा, एक्सटेंड करा। ये भी वन है और ये भी वन है ना। इनके यूनिट वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो ये भी वन है, ये भी वन है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों के बीच का एंगल निकाल सकता हूं, यानी कि ये एंगल निकाल सकता हूं। लेट अस सपोज ये फाई है, तो ये भी फाई मान लेता हूं। तो अगर मेरे पास फाई आ गया, तो ये दो वेक्टर्स हैं, इंसिडेंट इधर था, रिफ्लेक्टेड इधर था, इनके बीच का अगर एंगल मुझे पता चल गया है, तो मेरे पास फाई आ गया है। और अगर मेरे पास फाई आ गया है, तो मेरे पास थीटा आ गया है, क्योंकि थीटा प्लस फाई क्या है, 90 डिग्री। तो ये प्लेन मिरर है। तो आइए इस कंसेप्ट पर बेस्ड जो है अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दो वेक्टर्स हैं, आर कैप और एन कैप, इनके बीच का एंगल चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट से हम करते हैं। तो इनके बीच का एंगल, जैसे कोई भी एंगल है, लेट अस सपोज अल्फा, ये अल्फा होगा टोटली इनके बीच का एंगल। तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों का डॉट कर दीजिए। तो आर कैप डॉट एन कैप, और इनके मैग्नीट्यूड से इनको आप डिवाइड कर दीजिए। तो जब इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो ये तो वन वन ही है, तो 1 इंटू 1। तो अब देखिए आंसर आ जाएगा। कॉस अल्फा की जो वैल्यू है, दोनों का डॉट करिए, तो आई का आई के साथ करेंगे तो डॉट आ जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 इंटू 1/2, 1/4। और फिर नेगेटिव में √3/2 को आप फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसके साथ, √3/2 के साथ। तो अगेन √3/2, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/4 माइनस 3/4। ठीक है ना, तो ये आ रहा है -2/4, तो -1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब अल्फा जो है 120 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब जो फाई है वो 60 डिग्री आ रहा है। तो आंसर क्या आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। तो आंसर मेरे पास 30 डिग्री आ रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ चुका है। सर इस पर टिक्के मत लगाइए सर, लगा दिए भाई, लगा दिए। तो आपको जो है प्रैक्टिस सेशन जो है यहाँ पर जो होने वाला है, तो इसके अंदर मैं कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस बार स्ट्रेटजी क्या बनाई है कि मैं पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ। तो इस सारे के सारे पीवाईक्यूज जो है अलग से आपको मैं एक, मतलब कहिए 2 फाइल अपलोड करा देंगे। एक जो है जिसके अंदर मैंने सॉल्व करा है, और एक आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस की। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, एक अलग से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आगे आगे बढ़ते हैं। हो गया, नेक्स्ट देखिए। एक्सपेरिमेंट हुआ एक, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द फोकल लेंथ एफ ऑफ अ फोकल concave mirror by UV method. A student places an object pin A on the principal axis at a distance x from the pole P. The student looks at the pole at the pin. Okay, तो ये रहा हमारे पास एक कनकेव मिरर। तो दिस इज अ कनकेव मिरर। तो ये उसकी एक्सिस है, कनकेव मिरर की एक्सिस। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, the student looks at the pin and its inverted image from a distance, keeping his her eye in the line with PA. तो देखिए यहां पर लाइन PA कौन सी है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। PA का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, तो इस तरह से PA आप कह दीजिए। तो यहां कहीं पर आई है, ठीक है ना। और इन्वर्टेड इमेज जो है उसको देखा जा रहा है एट ए डिस्टेंस। व्हेन द स्टूडेंट शिफ्ट हिज हर आई टुवर्ड्स लेफ्ट, द इमेज अपीयर्स टू द राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पिन, देन। तो एक्स के बारे में कुछ आप बताइए। तो देखिए एक पिन को रखा गया है एक्स डिस्टेंस दूर। तो ये जो पिन है इसको एक्स डिस्टेंस दूर रखा गया।
तो अब अगर यहां पर हम इमेज की बात करें तो भैया यहां पर जो इमेज होगी वो कहां पर बनेगी और कैसी बनेगी, ये डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर पड़ा हुआ है। जैसे एक होगा हमारे पास जैसे फोकस, और एक हमारे पास हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर इमेज बनती है इन्वर्टेड, और अगर ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में है तब भी इमेज बनती है इन्वर्टेड। अब हमें कैसे पता चलेगा कि केस कौन सा है? तो इसके लिए हम पैरालेक्स का यूज करते हैं। किसका सर? पैरालेक्स का भाई, पैरालेक्स का यूज करते हैं। क्या होता है सर पैरालेक्स? तो देखिए ये समझते हैं जरा। जैसे आपके पास अभी मान लो ज्योमेट्री बॉक्स है और एक पेन है, तो ऐसे रख लीजिए उसको दोनों को, ठीक है। अब मैंने जैसे पेन को देख रहा हूं और ज्योमेट्री बॉक्स को देख रहा हूं। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मुंडी अपनी राइट साइड करने वाला हूं, ठीक है। तो मैंने मुंडी राइट साइड कर ली। तो जब मैंने मुंडी राइट साइड करी तो मुझे जो है पेन जो है ना ये लेफ्ट साइड जाता दिख रहा है। देखो पेन को मैं हिला नहीं रहा हूं, पेन वही है, मुंडी हिला रहा हूं। आप खुद करके देखिए। अगर इस तरीके से मैं देख रहा हूं और मैं मुंडी को राइट साइड करके लेके जाता हूं तो मुझे राइट साइड कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज दोनों का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो तो सेम है, लेकिन एंगल आंखों पे जो बनेगा वो अलग अलग बनेगा, है ना। तो दिस इज द बेसिक लॉजिक। और यही लॉजिक होता है कि जब आप किसी ट्रेन में बैठे होते हो और खिड़की से खेत को देखते हो और पहाड़ों को देखते हो तो पहाड़ आपको ऑलमोस्ट रेस्ट पे दिखते हैं, लेकिन जो खेत है उसमें पास वाली जो पौधे वगैरह हैं वो थोड़ा फास्ट मूव करते दिखते हैं, या फिर खंबे बहुत फास्ट मूव करते दिखते हैं, जो ट्रेन के साथ में खंबे होते हैं। लेकिन दूर की चीजें जो है वो हमें स्लो मूव करती दिखती हैं। तो वो एक्चुअल में क्या स्लो हो गई हैं? ना जी ना, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला प्रॉपर लगेगा। लेकिन हमें स्लो मूव करते हुए क्यों दिखाई देती है? वो आंखों का धोखा, क्योंकि आंखों पर एंगल जो है ना वो छोटा बन रहा है। तो दूर की चीज आंखों पे जो एंगल बनाती है वो छोटा बनाती है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पास में चीज है, जैसे ये ब्लैक वाला पेन पास में है, मैं राइट साइड लिख गया तो वो मुझे लेफ्ट साइड मूव करता दिखेगा। तो अब आइए इस चीज को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ एफ ऑफ अ कॉन्केव मिरर बाय यूवी मेथड, अ स्टूडेंट प्लेसेस द ऑब्जेक्ट पिन ए, ठीक है, इसको ए बोल दिया, on the principal axis at a distance x from the pole. The student looks at the pin and its inverted image from a distance, keeping his her eye in the line with PA. तो PA के along principal axis बोल लो या फिर ये pole बोल लो, ये बोल लो, वही सेम ही चीज है। When the student shift his her eye towards left, ठीक है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया गया, तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया गया, द इमेज अपीयर्स टू द राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पिन। तो इमेज जो है वो किधर की तरफ जाती हुई दिख रही है? राइट। तो ऑब्जेक्ट पिन के रिस्पेक्ट में राइट होते हुए दिख रही है। तो आप इसको खुद करके देखें। ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज है उल्टी। तो जब मैं अपनी आंख को लेफ्ट साइड लेके जाता हूं तो मुझे राइट साइड कौन जाता हुआ दिख रहा है? इमेज दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब केस यही है। कौन सा केस है? कि जो इमेज है ना बच्चों वो यहां कहीं है, ऐसा कुछ। तो ये इन्वर्टेड इमेज है। और ये जो इमेज होगी ना ये मैग्नीफाइड होगी। इन्वर्टेड इमेज है और ये कैसी है? मैग्नीफाइड। तो इन्वर्टेड इमेज एंड क्या? मैग्नीफाइड। तो अब बताइए ये कौन से केस में होता है? जब x की वैल्यू f से बड़ी हो लेकिन 2f से छोटी हो। f से बड़ी हो 2f से छोटी हो, आंसर हमारा 2 है। तो 2 आंसर आ गया। अब इसके अंदर थोड़ी सी हल्की सी मॉडिफिकेशन सोचते हैं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा होता कि यहां पर लेफ्ट लिखा होता और यहां पर भी लेफ्ट लिखा होता, तो बच्चों बता दो आंसर क्या होता? तो उस केस में क्या होता कि जो ऑब्जेक्ट है वो पास में होता, इमेज वहां कहीं होती। तो उस केस में जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2f होती, जो कि ऑप्शन मान लीजिए C और D में से D होता, तो हम D पे टिक लगाते। बट अभी जो है इस PYQ के अंदर ऐसा नहीं था, तो आंसर हमारे पास आ चुका है। क्लियर है? तो आपने देखा कि क्वेश्चन सिंपल, लेकिन जो बताने की बात यहां पर, मतलब जो बताने की बात थी वो ये थी पैरालेक्स वाली, और उसको आपको ठंडे दिमाग से सोचना था। अब उन बच्चों के बारे में सोचो जिन्होंने पहली बार ये क्वेश्चन देखा होगा। तो क्वेश्चन में डेटा पूरा होता है बेटा,
बट आपको जो है उस डेटा को इंटरप्रेट जो है सही तरीके से करना चाहिए, ठीक है ना। इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। जैसे कि नॉस्ट्रेडमस जो है, उसकी एक, नॉस्ट्रेडमस कौन है, एक फ्रेंच पर्सन था जिसने कविताओं में अपनी जो है मतलब क्रिएटिविटी को शो किया। अब उसकी कविताएं जो हैं वो लोग कहते हैं कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है। तो वो कविताएं कुछ उसने कोड वर्ड्स में लिखी थी, तो जिसकी वजह से क्या है कि लोग जो है उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, और जो चीज हो जाती है तो फिर उसके साथ वो लिंक कर लेते हैं, तो बताते देखो नॉस्ट्रेडमस ने ये प्रेडिक्ट करा। बट ऑब्वियसली नॉस्ट्रेडमस ने प्रेडिक्ट करी होंगी चीजें, बहुत ही कम चांस है, क्योंकि ही वॉज जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, है ना। कोई उसने साइंस में कोई ऐसी कोई मशीन बना के तो चीजें नहीं करी। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी कर सकता है, लेकिन वो कब कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ साइंस, जो कि आपका क्या है, पैशन, है ना। तो साइंस का इस्तेमाल करके आप चमत्कार जरूर कर सकते हो, बट विदाउट यूजिंग एनी साइंस एंड यू आर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, बहुत ही कम चांस बोला मैंने, ठीक है ना। तो नॉस्ट्रेडमस की जो कहानियां है उसको इंटरप्रेट लोग कर लेते हैं कि भैया ऐसा देखो उसने कहा। तो ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जो इंटरप्रेट करने वाला है ना वो बायस्ड है। तो इसलिए आपको बायस नहीं होना। जैसे मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसके अंदर तो उसने, ऑथर ने यही प्रेडिक्ट कर दिया था कि सन 2015 के अंदर एक ऐसा जना आएगा इंडिया के इस गांव से जो कि नॉस्ट्रेडमस की पूरी कविताओं को सही सही अनुवाद करेगा, उसको समझ में आएगा सारा। तो ये चीजें उसने जो है अपने मतलब कन्वर्जन में लिखा था कि नॉस्ट्रेडमस ने ये भी देखो मेरे प्रेडिक्ट करा था कि फ्यूचर में इंडिया का एक पर्सन होगा जो मेरी कहानियों को प्रॉपर जो है प्रेडिक्ट करेगा, कि इंटरप्रेट करेगा कि क्या बोल रहा हूं। तो आपको जो मैं ये चीज बता रहा हूं इससे एक शिक्षा क्या मिली, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, कि बेटा क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है ना उसको इंटरप्रेट जब करोगे ना, इंटरप्रेट का मतलब है जब उसको समझने की कोशिश करोगे, तो आप बायस नहीं होने चाहिए। अब अनबायस्ड वे में सोचिए, जिस तरह से बोला जा रहा है वही सोचो कि ऐसे जाने पर थोड़ी इमेज राइट साइड होगी। इसका मतलब ही यही है कि आप देखिए जरा, हल्का सा राइट साइड जाइए तो अपने आप जो है ऑब्जेक्ट जो है आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट या इमेज, ठीक है ना। तो उससे हमें आइडिया लग रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बी, पॉइंट सोर्स है ऑफ लाइट बी, is placed at a distance L in front of the center of a mirror of width D hung vertically on a wall. A man walks in front of the mirror along a line parallel to the mirror at a distance 2L from it as shown in the figure. The greatest distance over which he can see the, फिगर नहीं बनाई हुई लेकिन तब भी आप बिना फिगर के कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं साइड में हो रहा हूं। तो देखिए ऐसा कुछ है, a point source of light is placed at a distance L in front of a center of a mirror of width D. तो एक मिरर है जिसकी हमें विड्थ दे रखी है, ये देखिए ये रही विड्थ, हाउ मच डी, ठीक है ना। और यहां पर एल डिस्टेंस दूर, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस एल, तो यहां से ये एल डिस्टेंस दूर एक बल्ब यहां पर रखा हुआ है, ठीक है ना। अ मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द मिरर एट डिस्टेंस 2L, तो यहां से 2L डिस्टेंस दूर एक क्या है, रास्ता है, ट्रेन है मान लो जैसे, तो ट्रेन जो है गुजर रही है। सर ये क्या साउंड इफेक्ट भाई, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन को प्रॉपर विजुलाइज करते हैं, कलर्स के साथ चीजें देखते हैं। तो अब यहां पर वो जो है एक ट्रेन जा रही है, द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स इन द मिरर इज, तो यहां पर कितनी डिस्टेंस तक इसकी इमेज दिख जाएगी, ये सवाल है। तो ये क्वेश्चन जो है ये बन रहा है फील्ड ऑफ व्यू पर, ठीक है ना। तो इट इज अ क्वेश्चन ऑन फील्ड ऑफ व्यू। तो देखिए यहां से बल्ब से जो है रे गई और ऐसे जाएगी, सिमिलरली बल्ब से यहां रे जाएगी और ये ऐसे जाएगी। तो हमें जो डिस्टेंस निकालना है ना वो ये वाला डिस्टेंस निकालना है, दिस डिस्टेंस वी आर इंटरेस्टेड इन। तो आइए जरा इस डिस्टेंस को निकालते हैं, कैसे, बिल्कुल बेसिक से करते हैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और अब यहां पर जो ये हाइट आपको दिख रही है, दिस हाइट इज हाउ मच, d/2। तो अब मैं देखिए ट्राइंगल के नाम रख सकता हूं, ये देखिए ए है, इसको बल्ब को बी बोल दिया और ये बोल दिया सी, ABC और AD E कर देते हैं।
अब ABC और AD में देखिए ये 90 डिग्री है, यहां पर ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। या फिर आप छोड़िए सिमिलर ट्रायंगल, आप सिर्फ tan थीटा को कंपेयर कर लीजिए। तो यहां पर देखिए मैं इस ट्रायंगल के अंदर tan थीटा लिखता हूं, तो tan थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये मेरे को परपेंडिकुलर पता नहीं कितना है, तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये कितना है, y है। तो परपेंडिकुलर y अपॉन बेस, बेस कितना है 2l, तो ये आ गई पहली इक्वेशन। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ गई पहली इक्वेशन। इस तरह से यहां पर भी लिख लीजिए tan थीटा इस वाले ट्रायंगल के अंदर। तो देखिए क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि d/2 और बेस, बेस कितना है l, तो ये आ गई सेकंड इक्वेशन। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखें और कंपेयर करें तो d/2l किसके बराबर आ रहा है, y अपॉन 2l के। तो यहां से बच्चों आपको मिल गया कि जो y है वो d के बराबर है, तो इसका मतलब ये d है, और सिमिट्री है तो इसका मतलब ये भी d है, और इसका मतलब क्या, ये भी d है। तो तीनों के तीनों क्या हैं, बराबर, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3D। सो 3D इज द आंसर। आंसर पर टिक्का लगा देते हैं, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इसके अंदर देखिए क्रिएटिविटी ऑफ योर माइंड क्या क्या पूछ सकता है, यही चीजें जो है आपको अलग करती हैं बाकियों से। क्रिएटिविटी ऑफ योर माइंड, इमेजिनेशन, ओरिजिनल थॉट्स। यहां पर आप ऐसा कर सकते हो, ट्रेन बना सकते हो, ट्रेन की कुछ वेलोसिटी दे सकते हो और पूछ सकते हो कि कितनी देर तक ट्रेन का जो इंजन में जो इंसान बैठा है उसको ये बल्ब ऑन होते हुए दिखेगा। तो डिस्टेंस कितना है, यहां पर 3D डिवाइड कर देंगे स्पीड से, तो 3D/v आ गया, ठीक है ना। तो हल्की सी हमने इमेजिनेशन बढ़ाई, और इमेजिनेशन इसके अंदर बढ़ाते हैं, जो ट्रेन है अब वो आ रही है, अब वो एक्सेलरेटेड है। तो यहां से मान लीजिए स्टार्ट कर रही है और यहां तक पहुंच रही है, तो कितना टाइम लगेगा, तो हाफ AT² जो है उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसको 3D डालेंगे तो टाइम आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा अप लेवल करते हैं, तो हम बोलेंगे जो ट्रेन है पहले से आ रही थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां पर दे दी 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहां से लेकर यहां तक का आपको डिस्टेंस पता है, तो यू हैव टू फाइंड टाइम, ये भी आप कर सकते हैं। और इसके अंदर अपर लेवल कैसे बनाएं सर, आप ट्रेन के अंदर जो है ऐसा कर सकते हैं कि जो मान लीजिए ड्राइवर है वो मूव करता है, मतलब ड्राइवर यहां से जैसी ट्रेन आई तो ड्राइवर यहां पे क्या करता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है, किधर, ट्रेन की वेलोसिटी के ऑपोजिट। और लेट अस सपोज वो d डिस्टेंस ट्रेन के अंदर मूव करता है, ठीक है। तो यहां से टाइम स्टार्ट होता है और d डिस्टेंस जो है वो ट्रेन के अंदर वो पीछे की तरफ मूव कर लेता है। ये दिया हुआ क्वेश्चन में कि जब ट्रेन यहां से यहां तक पहुंची तो उसने d डिस्टेंस जो है मूव कर लिया पीछे की तरफ। तो अब बताइए कितनी देर तक इमेज दिखेगी। यहां पर ट्रेन की स्पीड हम मान लेते हैं v है, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर वैसे मॉडिफिकेशन बोला था कि मैं अलग से किसी और लेक्चर के अंदर हम चीजें करेंगे, लेकिन कोई नहीं, वी कैन नॉट कंट्रोल आवर इमोशंस, वी कैन नॉट कंट्रोल आवर इंटेंशंस जो हमारे ब्लड में होते हैं, है ना। और हमारे ब्लड में क्या है, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन भरी हुई है, ठीक है ना। और जैसा टीचर ओ वैसे कैसे बच्चे। तो आपके अंदर भी पैशन होना चाहिए साइंस के प्रति, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, नई चीजें, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम दीजिए, हम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। तो आप ऐसे सोचिए कि अब यहां पर ट्रेन है और ये ट्रेन जो है ये v स्पीड से एंटर करती है, ठीक है। अब कहां पर एंटर करती है, उस रीजन में एंटर करती है 3D वाले, है ना, ये 3D वाले रीजन में एंटर करती है ऐसे। और कितनी स्पीड से करती है, v स्पीड से। तो अब मैं सवाल पूछ रहा हूं कि अगर ड्राइवर यहां पर था और फाइनली ड्राइवर जो है d डिस्टेंस पीछे की तरफ मूव करता था ट्रेन के अंदर, तो कितना टाइम लगेगा, है ना। तो यही पूछ रहा हूं। तो देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब सिचुएशन जो होगी, हमारा ड्राइवर जो है उस पर हमें फोकस करना है। तो ड्राइवर तो बच्चा यहां पर होगा, है ना। तो एक प्रकार से जो ट्रेन मूव करी है इस बारी कितना मूव करी है, ये देखिए इतना मूव करी है ट्रेन। तो यानी कि क्वेश्चन तो इजी है लेकिन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी नहीं करती। क्योंकि अब डिस्टेंस आपको कितना दिख रहा है, 3D प्लस d, तो ये आ गया 4D। तो यहां पर आप बहुत आसानी से टाइम भी निकाल सकते हो। तो टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस 4D लेना है और स्पीड कितनी दे देनी है v। तो मैं देखिए क्वेश्चन बनाया आपके लिए ओरिजिनल के इस तरह से। मैंने कहा कि जो यहाँ पर ट्रेन है
जैसे ही यहां पर ड्राइवर एंटर करता है इस रीजन के अंदर, जैसे ही मतलब इस तरह की लैंग्वेज बनाएंगे कि एज सून एज ड्राइवर इज एबल टू व्यू द इमेज ऑफ द बल्ब, एज सून एज driver is able to view the image of the bulb, he starts moving in the backward direction and he travels distance d until image of the bulb has gone, यानी कि इस इंस्टेंट तक. तो what will be the time up to which he will be able to view the image of the bulb? तो एक्चुअल में ट्रेन जितना यहां से यहां टाइम लेगी उतनी देर तक जो ड्राइवर है उसको इमेज दिखाई दे रही है. ठीक है ना. तो ये हम मान रहे हैं, और ड्राइवर की जो वेलोसिटी है वो ट्रेन की वेलोसिटी से जो है हम मतलब कम मान रहे हैं. ठीक है ना. ये जरूरी है, क्योंकि अगर इसके अंदर ऐसा भी हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन बनाना है तो इस तरह के थॉट्स रखने कि बच्चे जो है वो कहीं चैलेंज ना कर दें, क्योंकि आईआईटी के प्रोफेसर ने क्वेश्चन बनाया और चैलेंज कर दिया. इसमें चैलेंज कैसे कर सकते हैं कि अगर ड्राइवर की स्पीड ज्यादा हुई तो क्या होगा कि उसको जैसे ही दिखाई दिया वो मान लो बहुत तेजी से नीचे चला गया. लेट अस सपोज उसकी स्पीड जो है 4v थी, तो एकदम से वो नीचे चला गया, तो उसको कुछ देर तक तो लाइट दिखाई नहीं देगी, है ना. तो फिर इसलिए आंसर जो है कुछ अलग हो जाएगा. तो उस पर भी खेला जा सकता है, ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं. तो ये लेकिन क्रिएटिविटी ये जो मैं आप पर छोड़ रहा हूं. देखिए, टीचर का काम होता है डायरेक्शन देना, स्टूडेंट का काम क्या होता है उस डायरेक्शन में दौड़ना. ठीक है. और इसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, आप ही मॉडिफाई करिए. वेरी गुड. बिहार से स्टूडेंट ने कहा कि सर ये पटरी हम टेढ़ी करते हैं. वेरी गुड, गुड भाई, शाबाशी शाबाशी लो, शाबाशी ले लो. सही कह रहे हैं कि अगर ये पटरी टेढ़ी हो जाए ऐसे तो ये क्वेश्चन एक थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन बन गया. लेकिन हाँ, उसके अंदर करेंगे क्या, अगर पटरी टेढ़ी हो गई तो ज्योमेट्री से वो लेंथ निकाल लो, है ना. तो ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो फिर ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके वो लेंथ आ गई, और फिर डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड करके टाइम भी आ जाएगा. ओके. तो इस प्रकार के जितने भी सिचुएशन होंगी वो हमने एक तरीके से कर ली. आगे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है. तो कुछ रैंडम क्वेश्चन देखते हैं भाई. ठीक है ना. सारे पीवाईक्यूज हैं. जब रैंडम क्या देना, सारी डिस्कस करा देने, है ना. लो भाई, सारे डिस्कस करा देने, यहीं से स्टार्ट कर लो. बेसिक बेसिक भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है. आगे हाँ बढ़ रहे हैं भाई, आगे आगे करते रहते हो. चलिए. व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर, वेवलेंथ डिक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज. बोल ना दियो. फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स. फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द क्या, सोर्स. कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. हाँ, लेकिन जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है. तो देखिए, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ क्या होता है, स्पीड. फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ क्या होता है, स्पीड. तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर, तो ये जो है ना, ये क्या रहेगा, ये सेम रहेगा. दिस इज सेम. वेवलेंथ की बात करें तो ये जो है ये क्या होगा, ये आपको सोचना है. और ये क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया. और ये रिलेशन जो है ये लग रहा है. ठीक है ना. ऐसा नहीं है कि ये रिलेशन जो है अब लगना बंद हो गया है. तो ये रिलेशन अगर लग रहा है, ये रिलेशन अभी भी ट्रू है. तो अगर ये फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसका मतलब वेवलेंथ क्या हुई होगी, कम हुई होगी. तो आंसर इसका जो है हम जानते हैं, 1 दिया है, वेवलेंथ डिक्रीजेस. तो बिल्कुल सही दिया. ठीक है ना. तो ये आ रखा है प्राचीन काल में. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये देखिए, ये भी क्वेश्चन एक आया हुआ है 2010 के अंदर. देखें जरा क्या खतरनाक क्वेश्चन है ये. इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप्रोचिंग अ कॉन्वेक्स मिरर. देखो भैया, यहां पर ये रहा एक कॉन्वेक्स मिरर, और भैया ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसकी तरफ एक ऑब्जेक्ट आ रहा है. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया गया है कितना, 20 मीटर. along its optical axis observed to move from 25/3 to 50/7. किसकी बात कर रहा है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप्रोचिंग अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. यानी कि जो इसकी इमेज है, अब आपको पता है कि यह है कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा रियल की एक वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज बनाता है. तो इसका मतलब जो इमेज होगी वो यहां कहीं होगी 25/3 पर, और फाइनली 25/3 से कहां पर जा रही है, 50/7 पर. तो ये देखिए इमेज का मूवमेंट है.
इमेज मूवमेंट, और कह रहा है कि बता दो, सॉरी, कि बता दो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट कितना होगा। क्या पूछ रहा है हमसे कि ऑब्जेक्ट का मूवमेंट कितना होगा। तो इमेज का मूवमेंट हमें पता चल गया, जो इमेज है वो यहां से यहां तक जा रही है। तो भैया जो ऑब्जेक्ट है उसका मूवमेंट कहां से कहां होगा, ये कैसे हम बताएं। तो देखिए जनरली जो होती है स्पीड वो हमेशा इंस्टेंटेनियस होती है। तो अगर यहां पर बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर के अंदर, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है होनी चाहिए। बट यहां पर देखिए कुछ मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हाँ आपको यह दिया गया कि यहां से यहां गया कि 30 सेकंड्स में। तो हम भावनाओं को समझेंगे और क्वेश्चन की जो भावना है वो हमें क्या बता रही है चिल्ला चिल्ला के कि एवरेज निकाल ले। क्या एवरेज निकाल ले, एवरेज। तो हम ज्यादा अपनी दिमाग नहीं लगाएंगे, हमें यहां पर साफ साफ पता चल रहा है कि यार एवरेज की बात हो रही है, तो एवरेज निकाल लो। हम उसका एवरेज कैसे निकालें सर। भैया फॉर्मूला लिख ले, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या है 1/f। अब v कितना भाई, यहां पर v है 25, 25 डिवाइड बाय कितना 3, और u को बिना साइन के डालो, फोकल लेंथ पॉजिटिव 1/10। तो यहां से आप देखिए सॉल्व करके निकाल लीजिए 1/10 माइनस 3/25, ठीक है। तो 3/25 आ गया है। तो यहां पर 50 ले लो एलसीएम, 50 एलसीएम आ गया, तो ये 5 आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 6। तो यहां से आप देखिए u क्या आ रहा है, u आ रहा है -50। तो ये मेरे पास u आ गया, तो ये इनिशियल u आ गया, ठीक है ना, क्योंकि इनिशियल इमेज की जो है पोजीशन थी। अब फाइनल कैसे निकालें, सेम टू सेम फॉर्मूला लगता है, यहां लगा लेते हैं भाई, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये है मिरर फॉर्मूला। चुप करके बच्चों इसके अंदर आप v की वैल्यू डाल दीजिए, v की वैल्यू डाल दीजिए और u की वैल्यू निकाल लीजिए। बहुत ही आसान, जैसे ऐड आती है ना, वो डाई लगा लो, ठीक है, क्या बोलते हैं वो, काटो घोलो लगा लो। तो बस वैसे ही है यहां पर भी, इक्वेशन है, वैल्यू डालिए, आंसर निकाल लो। तो 1/v, तो v कितना भाई, v यहां पर है 50/7, ठीक है ना, तो 50/7। u कितना है, u तो निकालना है सर। f कितना सर, f होगा 1/10, रेडियस का हाफ होता है, ओके। अब यहां से u निकाल के दिखाओ, तो यह आ जाएगा 1/10 माइनस 7/50। तो 50 एलसीएम ले लो, 5 आ गया, -7 आ गया, तो u की वैल्यू आ रही है -25। तो सर वैल्यू तो आ गई हमें u की, ये u फाइनल है, ठीक है। और वो क्या था, u इनिशियल कह दो इसको, u इनिशियल, ये u फाइनल कह दो। और अब हम स्पीड निकालना चाहते हैं। देखिए ये तो अब सवाल जो है अब हम आंसर निकालने चाह रहे हैं, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने को हमें बोला गया है। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है 25, कितनी देर में हुई है सर 30, किस में आ रहा है मीटर पर सेकंड, किस में चाहिए किलोमीटर पर आवर। तो अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर पर आवर में दिया हो, तो क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर कुछ उल्टा हो जाए, आपको जो है यहां पर मीटर पर सेकंड में दे रखा हो, किलोमीटर पर आवर में निकालना हो, तो क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद आ रहा है भाई, सब क्लियर है ना, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 5 जा 25, यहां पर 18 है और 30 है, तो 15 कर दिया और ये 9 कर दिया, तो ये 3 कर दिया और ये 5 कर दिया, तो ये 3 आ रहा है। तो आंसर इज 3 सही है, ठीक है। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन, नंबर वाला ही नंबर ले लो, बिल्कुल नंबर जो है बांटे जा रहे हैं। आपकी आंखों से ये इस तरह के क्वेश्चन छुपने नहीं चाहिए। नंबर वाला ही नंबर ले लो, सिलेक्शन सिलेक्शन। तो देखिए आराम से जो है आईटी में सिलेक्शन, इस तरह के क्वेश्चन जो है बचने नहीं चाहिए। आगे, हाँ आगे बढ़ रहे हैं भाई, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट है ऑफ लेंथ b लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ है। तो ऐसा कुछ है, अ शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ b, एक लीनियर ऑब्जेक्ट है
जिसकी लेंथ क्या है, b है, लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f, इसकी फोकल लेंथ है f, कॉन्केव मिरर है, एट ए डिस्टेंस u। सर ये डिस्टेंस सर आपने सर बीच से क्यों लिया, क्योंकि एवरेज आउट कर दिया, कहीं से भी ले सकते थे। एट डिस्टेंस u फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, द साइज ऑफ इमेज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, कह रहा साइज ऑफ इमेज बता दे। u और v में रिलेशन है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वाह, u और v में रिलेशन है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वाह, u को थोड़ा सा चेंज करा, u को क्या सर, u को थोड़ा सा चेंज करा, पूछ रहा है v में चेंज बताओ, क्या सवाल है ना। u को थोड़ा सा चेंज करा, पूछ रहा है v में चेंज बताओ। चिल्ला चिल्ला के जो है अब आपके दिमाग के अंदर ये जो है इसका सोल्यूशन आना चाहिए, क्या, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करिए, u और v में रिलेशन क्या है, 1/u इज इक्वल प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, क्योंकि ये क्या है, एक मिरर है। u में थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है, u में थोड़ा सा चेंज किया, कितना चेंज करा, b का, तो v में चेंज बता, तो डिफरेंशिएट कर लो, 1/u², ये आ जाएगा du माइनस 1/v² dv। फोकल लेंथ की डिफरेंशिएशन कितनी होगी, आधा, तो आधा होगी, 0 होगी। तो अब यहां पर देखिए dv आ चुका है v²/u² इंटू क्या, du, और एक माइनस साइन भी रहेगा। तो अब जो du है उसको हम डाल देंगे क्या, b, और v/u यहां पर आ रहा है उसका स्क्वायर। द साइज ऑफ इमेज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो मुझे चाहिए dv, ठीक है ना, ठीक है, dv। तो अब आंसर निकाल लेता हूं, v/u का स्क्वायर है, अब v/u का स्क्वायर है, और ऑप्शंस देखें तो आंसर में देखिए v नहीं है, तो यू हैव टू एलिमिनेट दिस v, या मतलब v/u जो है ना उसको आपको एलिमिनेट करना है। तो जब आप dv लिखेंगे तो ये v²/u² है। अब तो कैसे एलिमिनेट करूंगा, तो देखिए 1/v क्या आ रहा है, 1/f माइनस 1/u, तो v की वैल्यू क्या आ रही है, fu/u माइनस f। देखिए मैंने अभी कोई साइन नहीं डाला इसके अंदर, ये तो v का फॉर्मूला ही है। पुट द वैल्यू विद साइन, गेट द वैल्यू, गेट द वैल्यू, गेट द वैल्यू विद साइन। तो आप कभी भी कोई जनरल फॉर्मूला होता है उसके अंदर वैल्यूज जो हैं वो विद साइन डालते हैं, तो आंसर आपको विद साइन मिलता है, बट मैंने अभी कोई साइन नहीं डाला, तो ये मेरा आंसर है। तो याद आएगा माइनस fu/u माइनस f का होल स्क्वायर, फिर नीचे u², और इस du को क्या डाल दिया, b। तो आंसर देखो क्या आ रहा है, f² ऊपर आना चाहिए, नीचे u माइनस f का स्क्वायर आना चाहिए, माइनस साइन आना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ बोल नहीं रहा, कोई बात नहीं, आंसर आ चुका है 4। तो ये रहा मेरा आंसर स्टूडेंट्स। पूछे डाउट, पूछे पूछे। चेन्नई से स्टूडेंट इज आस्किंग, सर व्हाई यू आर सेइंग चेंज इन v निकालना है, व्हाई नॉट मैग्निफिकेशन, व्हाई कांट वी यूज मैग्निफिकेशन। तो देखिए जरा समझिए, सभी स्टूडेंट समझिए, मैग्निफिकेशन बच्चों कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट की कुछ साइज हो। तो सर यहां पर साइज तो दे रखा है, अरे भाई ऑब्जेक्ट का जो साइज से मतलब होता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है उसके ऊपर कितना गया है, ये साइज होता है, दिस इज द साइज। और यहां पर क्या प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ा है ऑब्जेक्ट, नहीं ना, क्या लिखा है भाई, अलोंग। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है, हाँ जी भाई यही बात है, तो अलोंग लिखा हुआ है, तो अलोंग लिखने की वजह से देखिए ऐसा कुछ हो रहा है। तो अलोंग लिखा है, इसीलिए आपने जो ये ऑब्जेक्ट है उसको एक्स एक्सिस के अलोंग दिखाया है, तो यू में हल्का सा हम चेंज कर रहे हैं, मतलब इसके लिए कुछ यू है और फिर हल्का सा चेंज क्या आ गया, बी। गॉट इट, ठीक है ना, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। और सवाल, ओके। पटना से स्टूडेंट कह रहा है कि सर यहां पर इस सवाल के अंदर
कितना बी चलेगा, मतलब कितना बी का साइज चलेगा, तो आंसर ही छोटा होना चाहिए। आप ये जो मेथड है ये तब तक अप्लाई कर सकते हैं जब तक जो बी है वो छोटा हो, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बी जो है वो छोटा, अगर नहीं लिखा होता तो आप ऐसे नहीं करते। तो वो कैसे करते, तो आप क्या करते, जो ये ऑब्जेक्ट है उसके लेफ्ट वाले पॉइंट की इमेज लिखते, फिर इसके राइट वाली पॉइंट की इमेज लिखते, और फिर दोनों इमेज का बीच का डिस्टेंस ले लेते, तो वो आपको लेंथ मिल जाता फॉर इमेज। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, यस गॉट इट। आगे आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है, कईयों का हिलाएगा, लेकिन जिनका भी दिमाग हिलेगा तो वो इंप्रूव ही करेगा ब्रेन। और इतना भी कहिए कि भाई ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसलिए हैव कॉन्फिडेंस ओवर इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट। अ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक वायर है, उसने हमने बेंड कर दिया है एक राइट एंगल ट्राइंगल के केस में। एंड इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ है। ठीक है सर, एज शोन इन द फिगर, दिख रहा सर। विच ऑफ द फिगर शोन इन द फोर ऑप्शंस क्वालिटेटिवली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द इमेज ऑफ द बेंट वायर, दीज फिगर्स आर नॉट टू स्केल। तो देखिए जरा कैसे करेंगे। पहले तो इसको समझते हैं जरा कि पूछ क्या रहा है हमसे, कहना क्या चाहता है ये इंसान कि इमेज बना दो। हम तो इमेज बना देंगे भाई, किसके बीच में बनाओ, किसके बीच में बनाओ, ये तो कुछ दिया ही नहीं हुआ। शेप ऑफ द इमेज बताओ ऑफ द बेंट वायर, इसकी शेप कैसी होगी, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, मतलब हॉरिजॉन्टल है, टेढ़ी है, 45 डिग्री पर है, कैसी है ये पूछो बताओ। तो हम इसको बताते हैं, तो इसकी इमेज पूछ रहा है। तो भैया यहां पर अब जो कंसेप्ट है वो लगने वाला है मैग्निफिकेशन का। m की वैल्यू यहां पर जो है यहां पर हम यूज करने वाले हैं। सो कंसेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन विल बी देयर। तो मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट लगने वाला है बच्चों। तो आप यहां पर क्या करें, x डिस्टेंस दूर। क्यों सर, आपको ये सपना कैसे आया कि x डिस्टेंस दूर करेंगे? बेटा यहां पर जो हाइट है वो वेरिएबल है, तो अगर कोई चीज वेरिएबल हो तो क्या करते हैं, बोल दे बोल दे बोल दे ना, कोई चीज वेरिएबल क्या करते हैं, बोल, शाबाश, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो यहां पर आप एक एलिमेंट लीजिए, जैसे ये देखिए, आपने x डिस्टेंस एक दूर एक एलिमेंट ले लिया, तो ऑब्वियसली इसकी हाइट भी क्या होगी, x होगी। अब ना क्या करो, आप इसकी जो है इमेज देखो कहां पर है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगा दो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या, 1/f। तो ये हमने इसके लिए फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या करें, v हमें चाहिए, तो डू नॉट पुट द साइन, क्योंकि पुट द वैल्यू विद साइन गेट द वैल्यू, गेट द वैल्यू विद साइन। तो यहां पर आप इसको साइन मत डालिए, क्योंकि ये अपने आप विद साइन आएगा। u का जो साइन है वो डाल सकते हो, क्योंकि ये इस तरफ है, ये फोकल लेंथ से इधर है, और कनकेव मिरर है, तो इसके अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इमेजिनरी बनती है ना, एंड लार्ज बनती है, रियल बनती है। तो u तो यहां पर हम नेगेटिव डाल देते हैं, कितना, f माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये फोकल लेंथ है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास f होगा। ये फोकल लेंथ ही है, मतलब फोकस पे ही रखा हुआ है ना, हाँ, तो उसको फोकस पे मानना है। तो ये आ गया u की वैल्यू, और फोकल लेंथ इसकी क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि ये कनकेव मिरर आपको दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ उसकी नेगेटिव होती है। तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। अब आप यहां पर ना क्या करिए, v निकालिए, यार 1/f(x), ठीक है ना, f माइनस एक्स, 1/, ये पूरा कर देते हैं सही तरीके से, 1/f माइनस एक्स। क्योंकि देखिए ये f माइनस एक्स कैसे आया ये भी समझ लीजिए, ये x था, और डिस्टेंसेस तो पोल से मेजर करने चाहिए, तो पोल से डिस्टेंस कितना आ रहा है, f माइनस एक्स आ रहा है। गाट इट, गाट इट, गाट इट, यस सर गाट इट। तो ये चीज जो हमें समझ में आ गई है। तो 1/v क्या हो जाएगा, 1/f माइनस एक्स पॉजिटिव माइनस 1/f, एलसीएम ले लेते हैं, f माइनस एक्स इंटू f माइनस f प्लस एक्स। तो v की वैल्यू आ रही है f माइनस एक्स इंटू f अपॉन क्या, x। तो ये मेरे पास v की वैल्यू आ रही है
है ना। तो ये मैंने क्या करा, x डिस्टेंस दूर एक पार्टिकल लिया, उसकी जो हाइट जो है वो देखी, वो x है, लेकिन अभी तो मैंने उसकी पोजीशन निकाली है। तो अब मेरे को इसकी मैग्निफिकेशन निकालनी है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, है ना। ये जनरल फॉर्मूला है, इसके अंदर बिल्कुल सही, पुट द वैल्यू विद साइन गेट द वैल्यू विद साइन। तो मैंने यहां पर अपना माइनस रखा और अब मैं v की वैल्यू डाल रहा हूं। ये v की वैल्यू विद साइन ही आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने इसके फॉर्मूले के अंदर बाकी वैल्यूज विद साइन डाली है। और इसका u क्या होगा, u तो यही होगा सर, f माइनस एक्स होगा, और वो भी क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो जिसकी वजह से देखिए ये वैल्यू तो कट ही जाएगी, ये वैल्यू तो कट जाएगी। तो मैग्निफिकेशन मेरे पास कितनी आ रही है, ये आ रही है f/x, ये आ रही है मैग्निफिकेशन। और ये क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही होती है, जिसके बेसिक क्लियर है उसको सब क्लियर है यहां पर। तो यहां से मैं हाइट ऑफ इमेज निकाल सकता हूं। तो आइए जरा हाइट ऑफ इमेज निकालते हैं। तो अब देखिए जरा, हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ रही है, f/2। ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, पॉजिटिव है, तो f/x इंटू ऑब्जेक्ट का साइज x, तो ये क्या आ रहा है, f आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा, बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ x आ रहा है। यानी कि आप यहां पर ये x ले रहे हैं, ये x ले रहे हैं, तो इन सभी के लिए हाइट तो कांस्टेंट आ गई। और इसकी इमेज कहां पर होगी, पॉजिटिव इंफिनिटी पर, और इसकी इमेज कहां पर होगी वो हम निकाल सकते हैं। तो एक बार मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू f/2 डाल देता हूं, देख लेता हूं कि v कितना आ रहा है। अगर मैं x की वैल्यू f/2 डालूं तो f माइनस f/2, तो f/2 ही हो जाएगा, इंटू f आ जाएगा, और x की वैल्यू मैंने कितनी डाली, f/2 डाली। तो देखिए ये सब कुछ कट रहा है और ये f आ रहा है, तो v की वैल्यू फाइनल f आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फाइनल इमेज बनेगी उसमें एक एंड जो है वो तो इन्फिनिटी पे जाएगा, क्योंकि देखो ये है चिंटू, चिंटू की इमेज कहां पर बनेगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है ना। और ये रहा पिंटू, पिंटू का भी कलर कोडिंग कर देते हैं भाई, पिंटू हरा बना देते हैं, ये रहा पिंटू। और एक बना देते हैं गोलू, गोलू, हाँ गोलू, ये रहा गोलू। अब गोलू की इमेज कहां बन रही है वो आपको पता है, एफ पर बन रही है। ये एफ जो है वो वी की वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो यानी कि किसी राइट साइड पर उसकी इमेज बन रही है। और उसकी हाइट क्या होगी, हाइट तो भैया कांस्टेंट आ रही है एफ, तो एफ डिस्टेंस दूर, एफ हाइट से गोलू की इमेज बनेगी, और पिंटू की भी बनने वाली है, उस तरफ ही बनेगी लेफ्ट साइड, और चिंटू के इन्फिनिटी पे बन जाएगी। तो इट शुड बी ए काइंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है, नहीं 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 नहीं, यस। तो ये एफ से स्टार्ट होगी, मतलब ये वैल्यू एफ से स्टार्ट हो जाएगी। यहां कहीं पर चिंटू तो इन्फिनिटी पे बैठा होगा यहां पर कहीं, ठीक है, और गोलू जो है यहां पर, गोलू, हाँ गोलू यहां पर, हो गया, खत्म। कंसेप्चुअल यहां पर देखा जाए तो इतना ज्यादा तो नहीं था, लेकिन हाँ जब एक्सपीरियंस की बात करूं तो जो स्टूडेंट्स दे के आए थे तो बेचारे डर गए थे, ठीक है ना। तो डरना सिखाया नहीं है, ये बहुत खास चीज बताई आपको, ठीक है ना, डरना सिखाया नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे, हाँ आगे बढ़ रहे हैं भाई। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है पॉइंट सोर्स एस is placed at the bottom of a transparent block of height 10 mm। तो इसकी हाइट आपको दे दी गई है 10 mm, ठीक है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है इसका 2.75, सॉरी 2.72। It is immersed in a lower refractive index liquid as shown in the figure. It is found that the light emerging from the block to the liquid, ब्लॉक से जो लिक्विड में है, फॉर्म्स अ सर्कुलर ब्राइट स्पॉट ऑफ डायमीटर दिस ऑन द टॉप ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज,
तो लिक्विड का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो देखिए सिचुएशन को है बनाते हैं जरा, और फिर उसके बाद हम इसको समझते हैं। देखिए यहां पर क्या है, एक ब्लॉक है और बिल्कुल सेंटर पर यहां पर कहीं कोई सोर्स है। तो ये रहा कोई सोर्स। तो अब इस सोर्स से देखिए क्या हो रहा है, रे निकल रही है। तो ये रे ऑफ लाइट निकली। अब जब रे ऑफ लाइट यहां से निकलती है और इसके साथ देखा जाए तो क्या होगा, तो ये मान लो थोड़ा सा बेंड कर जाती है। देखो सीधी जाती तो ऐसी थी, ये बेंड टूवर्ड्स भी हो सकती है, अवे भी हो सकती है। अब हमें कुछ मेंशन तो किया नहीं है, ठीक है, तो मैंने इसको मान लो हल्का सा टूवर्ड्स दिखा दिया, तो बेंड टूवर्ड्स द मीडियम। और अब देखिए क्या बोल रहा है कि इसकी हाइट है 10 mm। तो पॉइंट सोर्स ऐसे पेयर द बॉटम ऑफ ट्रांसफर ब्लॉक ऑफ हाइट 10 mm एंड इंडक्टेंस दिस मस्ट लो रेगुलर फाउंड द लाइट में बोल। तो डायमीटर देखिए ब्राइट स्पॉट का दे दिया ऑन द टॉप ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये हाइट आपको दे रखी है 10 mm, ना। और यहां पर ये जो आपको डायमीटर फॉर्म होता हुआ दिख रहा है वो भी दे रखा है 11.54 mm। तो इसका हाफ कर देते हैं, है ना। तो हाफ कर देते हैं 11.54 का हाफ, तो 11.54 का हाफ, ठीक है ना। तो सर कैलकुलेशन मेरा अभी दिमाग जो चल रहा है वो चल रहा है कि किसको कैसे सॉल्व करें, उसमें दिमाग चल रहा है। सिचुएशन को समझना जरूरी है, इसलिए मैं पहले कैलकुलेशन ज्यादा फोकस किस पे कर रहा हूं, क्वेश्चन को विजुलाइज करने में। क्योंकि मेरे पास अभी जो है एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि ना ये हाइट आपको नहीं दे रखी है, ठीक है ना, ये हाइट आपको नहीं दे रखी है। तो देर इज नो हाइट इज नॉट गिवन। तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं कुछ और सोचता हूं। यहां पर जो चमकीला सा बना रखा है, तो हो सकता है कि कहीं वो इसकी स्पॉट की तो नहीं बात कर रहा, तो ये भी देख लेते हैं। तो बोल रखा है इट इज फाउंड दैट द लाइट emerging फ्रॉम द ब्लॉक टू द लिक्विड फॉर्म्स अ सर्कुलर ब्राइट स्पॉट ऑफ डायमीटर दिस ऑन द टॉप ऑफ द ब्लॉक। यस यस यस, तो यानी कि यहां पर बन रहा है, यहां कहीं पर बन रहा है बस। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज, ये पूछा। तो चलो यहां पर बन रहा है, ये हमें क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ऐसे तो नहीं है, तो फिर कैसे है, TIR का केस है ये। फिर आपको कैसे पता, पता चल गया। वही तो जानना चाह रहे हैं आप, कैसे कह सकते हो कि TIR है। देखिए अगर ये यहां पर TIR हो रहा है, लेट अस सपोज, तो इसके पीछे नहीं हो रहा होगा, हाँ सर, और आगे हो रहा होगा, यहां पर नहीं हो रहा होगा और यहां पर हो रहा होगा, है ना, यही केस होता है। तो यहां पर हो रहा है और यहां पर ये नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो ये क्या होगा, ये पास कर जाएगा। तो डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो कुछ इस प्रकार से ये यहां पर एक स्पॉट सा आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए एक स्पॉट जो है यहां पर बन गया है। अब इसकी वैल्यू क्या है, 11.54/2, और इसकी हाइट की वैल्यू क्या है, 10 mm। और ये जो है यहां पर क्रिटिकल केस बन रहा है, ये TIR का केस बन रहा है। तो TIR का केस है, तो ये आपको थीटा पता है। तो अगर ये थीटा पता है तो tan थीटा भी पता है आपको। तो देखिए tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि 11.54/2, और बेस कितना है 10। देखो मैंने tan थीटा निकाल लिया, और sin थीटा इंटू दिस म्यू, और इसका जो म्यू है हमारे पास कितना है 2.72। तो ये 2.72 इसका म्यू है, इज इक्वल टू वाटर का म्यू, और साइन क्या होता है 90 डिग्री, है ना, क्योंकि ये TIR की कंडीशन है। तो बस मैंने यहां पर दो इक्वेशनें बना डाली, और अब मैं क्या करूंगा, एक फिर से एनालिसिस करूंगा और देखूंगा कि क्या मुझे कुछ और इक्वेशंस की जरूरत है। तो ऊपर से देखिए मेरे पास थीटा आ रहा है, और यहां पर मैं वो थीटा की वैल्यू डाल के म्यू निकाल लूंगा, यानी कि अब क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, सारी कैलकुलेशन की बातें। तो ये दो इक्वेशनों का इस्तेमाल करके हम आंसर निकाल लेंगे, तो अब हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो अब जिसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, कैलकुलेशन है, आंसर जो है इसका C आ रहा है, ठीक है। तो C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो C आ गया। आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 2009 में ये सवाल आया था, क्या कह रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर इन अ लेक। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 4.4/3 होता है, 4/3 लिखो, 4.3 रहने दो, 4/3 इज 4/3।
A fish inside the lake in the line of the fall of the ball is looking at the ball at an instant when the ball is 12.8 meter above the water surface. The fish see the speed of the ball as. ठीक है, देखिए ऐसा कुछ है केस कि यहां पर ऐसे एक फिश है, फिश 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 फिश, अरे भैया फिश बोलो, फिश 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 फिश। तो बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर। तो मान लो यहां से एक बॉल को गिराया गया है और ये जो हाइट है ये है 20 मीटर। कौन सी? ये वाली। ये आपको 20 मीटर दिया हुआ है और जब ये बॉल यहां कहीं है, कितना है ये ऊपर? 12.8 मीटर, ठीक है ना, 12.8 मीटर है। द फिश सी द स्पीड ऑफ द बॉल एज। तो फिश को कितनी स्पीड दिखने वाली है? और फिश यहां कहीं है, ऑब्वियसली पानी के अंदर। देखिए ऐसे में ये डिस्टेंस मान लीजिए x है, तो जो फिश है उसको ये डिस्टेंस x नहीं दिखता, ठीक है ना। कितना दिखता है? फिश को ये डिस्टेंस x नहीं, तो कितना दिखता है? बाहर से देखने पर जो डिस्टेंसेस है छोटे हो जाते हैं और पानी के अंदर से देखने पर डिस्टेंसेस जो है वो म्यू के फैक्टर से बढ़ जाते हैं। तो या तो आप रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस लगा लो या फिर आपको फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो। तो आइए मैं डायरेक्ट लगाता हूं। तो मैं कहूंगा कि जो फिश को डिस्टेंस दिखेगा दैट विल बी x इंटू म्यू। तो x इंटू म्यू क्या है? डिस्टेंस अबव द जंक्शन, जहां पर जंक्शन है किसका? ऑफ एयर एंड वाटर। तो डिस्टेंस अबव द जंक्शन ऑफ एयर एंड वाटर, तो हवा और पानी का जहां पर जंक्शन है उसके ऊपर का डिस्टेंस कितना है? वो होगा म्यू इंटू एक्स। तो मुझे स्पीड चाहिए थी तो मैं इस डिस्टेंस को s बोल देता हूं, तो ds बाई डी टी कर देता हूं। तो ये आ जाएगा dx बाई डी टी इंटू क्या? म्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास आंसर आ चुका है। अब मेरे को बस वैल्यू डालनी है। अब देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा? ये है 12.8 ना, 13 मान लो तो 7.2 है। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज 7.2। 0.2 करेंगे तो ये हमारे पास 13 होगा और 7 ऐड करेंगे तो 20 आ रहा है। तो इतना हमारे पास डिस्टेंस आ गया। तो अब हमारे पास dx बाई dt की वैल्यू तो पता चल गई ना। तो आंसर हमारे पास क्या है? म्यू यानी कि 4/3 इंटू dx बाई dt, जो कि अंडर रूट ऑफ 2gh हो जाएगा। तो 4/3 इंटू अंडर रूट में 2, g की वैल्यू वो 10 बोल रहा है और कितनी हाइट से गिरा? 7.2, तो यानी कि 72 डिवाइड बाई 10। तो ये आ रहा है 4/3, ये 4 आ जाएगा, 7 से 14, 154 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 154, 70 अरे नहीं 144 आएगा, सॉरी मैंने एक सिली मिस्टेक करी। वही मैं सोचा था कि भैया कटना तो चाहिए यहाँ पर। तो 144 आएगा जो कि 12 होता है और 12 जो है यहाँ पर आता है तो उसका 3 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। तो 16 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो आंसर आ चुका है, 16 इज द करेक्ट आंसर। हो गया, खत्म। आगे ये करिए। A point object is placed at the center of a glass sphere of radius 6 centimeter. Refractive index is the distance of virtual image from the surface is. क्या हुआ सर? क्वेश्चन देखो ना क्या कह रहा है। Point object is placed at the center of a glass sphere of radius 6 centimeter. तो जरा इससे जो है आप रे डायग्राम बना के देखिए। तो अगर आप इससे रे डायग्राम बना के देखेंगे तो रे तो सीधी जाएगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इन रेस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे तो वो तो वहीं का वहीं रहेगा। तो क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं, आंसर तो क्या है? ए है। तभी मैं कह रहा था क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। पूछ क्या रहा है भाई? स्फीयर के सेंटर पे कोई क्यू चार रखा है, या क्यू चार छोड़ो, कोई पेंट रख दिया है, उसको बाहर से देखोगे तो वही दिखेगा।
क्योंकि रेस जो है वहीं से निकल रही है, तो वहीं का वहीं दिखा। आगे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द glass water interface at an angle of I, ठीक है, इट emerges finally parallel to the surface of the water, ओके। तो यहां ग्लास है, यहां वाटर है, यहां एयर है, तो यहां पे TIR हो रहा है। देन द वैल्यू ऑफ म्यू जी इज, तो TIR पर बेस्ड सवाल है। TIR है तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट, बट एप्लीकेशन उसका बहुत होता है ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर, और इंटरनेट पूरा ऑप्टिकल फाइबर्स के बलबूते पे चल रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये मत सोचना कि भैया यूएसए का अगर हम कंप्यूटर एक्सेस करते हैं, जैसे google.com खोला आपने, एक है google.co.in, वो इंडिया में उसका सर्वर है। google.com खोलोगे तो उसका सर्वर जो है सैन फ्रांसिस्को में है, ठीक है, कैलिफोर्निया। तो वहां पर आप कंप्यूटर एक्सेस करते हो, वहां का कंप्यूटर आपको सर्वर है, वो सर्वर है, वो आपको सर्व करता है वेबसाइट, है ना। तो कनेक्शन जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार बोलते हैं कि सर सैटेलाइट के थ्रू है, नहीं सैटेलाइट के थ्रू नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू है। यहाँ से जो इंडिया से जो ऑप्टिकल फाइबर है वो मुंबई तक जाती है, मुंबई से फिर वहां दुबई, दुबई से फिर यूरोप, और यूरोप और यूएसए आपस में अच्छी तरीके से समुद्री जो है रास्ते से कनेक्टेड है वाया ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर की खासियत ये है कि उसमें आप बहुत सारी लाइट्स भेज के बहुत सारा डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है ना। और उसके अंदर एटेन्यूएशन भी नहीं होता, यानी कि मतलब होता है, बहुत कम होता है। एटेन्यूएशन मतलब डिस्टेंस के साथ एनर्जी कम होना। तो इसलिए ये है सिंपल सा कंसेप्ट, लेकिन एप्लीकेशन खूब है, तो इसलिए कई बार आईआईटी में मतलब थोड़ी बायसनेस दिखाई जाती है और ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट द ग्लास वाटर इंटरफेस और एट एंगल आई, इट emerges finally parallel to the surface of the value of mu g is। तो देखिए म्यू ऑफ ग्लास पूछ रहा है, तो चलो यहां पर स्नेल्स लॉ लगाओ, एक बार यहां लगाओ, एक बार यहां लगाओ, और तो कुछ आता ही नहीं हमें भाई, ठीक है। तो यहां लगाते हैं, तो यहां लिखोगे आप ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी साइन आई, है ना। तो म्यू जी साइन आई इज इक्वल टू 4/3 वाटर का म्यू और साइन क्या आर, तो 4/3 और साथ में क्या साइन आर। अब एक बार यहां लगा दो, यहां पर आप लिखोगे साइन आर 4/3 इज इक्वल टू एयर में साइन क्या 90 डिग्री, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 है। तो हमसे पूछ रहा है कि म्यू जी बताओ, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं, तो म्यू जी हमसे पूछ रहा है, और यहां पर ये हमें पता कि ये 1 है, तो इसका मतलब ये भी तो 1 है। तो इसका मतलब म्यू जी साइन आई जो है वो किसके बराबर है 1 के। तो म्यू जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/sin आई। हंसिए, ठीक है, मतलब रावण की तरह मतलब हंसिए, आप स्माइल कर दीजिए, ठीक है ना। तो स्माइल कर दीजिए, स्माइल कर दीजिए। क्वेश्चन हो गया, बी हैप्पी, आ गया आंसर भाई। ओहो हो, ये आ रहा है 2, सही आंसर है, ठीक है ना, हो गया। 2003 में आया था, एस का मतलब है स्क्रीनिंग। चलिए फिर आगे ये करके दिखाएं। Two plane mirrors A and B are aligned parallel to each other, as shown in the figure. A ray of light is incident at an angle of 30 degree at a point just inside one end of A. तो इसको हम A कह देते हैं। The plane of incidence coincide with the plane of the figure. देखा, आईआईटी के प्रोफेसर ने ये सब चीजें सोच रखी हैं। The maximum number of times the ray undergoes reflection, including the first one before it emerge out, is, ठीक है ना। तो कितने यहां पर रिफ्लेक्शन होंगे ये आपसे पूछ रहा है। जैसे देखिए, पहला, फिर ऐसे दूसरा, फिर ऐसे तीसरा, एंड सो ऑन। तो हम क्या करते हैं, हम ये डिस्टेंस निकाल के देखते हैं, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, कौन सा भाई, ये वाला, इसको हम एक्स बोल देते हैं। तो देखिए 30 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री होगा। तो ये जो है 0.2 दे रखा है, तो tan देख लीजिए, tan ऑफ 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री कैसे लिखोगे आप, परपेंडिकुलर x अपॉन बेस कितना है 0.2। तो tan 30 डिग्री को लिखा सकता है 1/√3, tan 30 डिग्री 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन दिस 0.2।
तो x की वैल्यू आ रही है 0.2 अपॉन क्या, √3। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब मान लेते हैं कि भैया यहां पर कोलिजन्स हो रहे हैं कितने, तो वो निकालने के लिए आप क्या करो, डिवाइड करो। पहले तो डिवाइड करके क्या आएगा, अभी हमको नहीं पता आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बस एक बार आप डिवाइड करो। 2√3 को जरा x से डिवाइड करो, देखो क्या आ रहा है। तो 2√3 अपॉन दिस 0.2 बाय √3, तो √3 3 हो गया, 2 से 2 कट गया, 30 आ रहा है। मैंने डिवाइड करके देखा तो मैंने देखा कि इतने हिस्से हो रहे हैं, कितने, 30। तो इस प्रकार से देखिए 30 जो है हमारे पास हिस्से हो रहे हैं। मतलब जैसे ये x है, फिर इसके बाद ये भी क्या होगा, ये भी x होगा। तो ऐसे ये चीजें चलेंगी, ठीक है ना। डॉट 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 दिखा देता हूं मैं यहां पर। अब आखिरी में क्या होगा, ये तो एग्जैक्ट मैच कर गया, ठीक है। तो ये 1 है, फिर ये 2 है। तो देखो जब ये 1 हम देखते हैं तो ये ऊपर वाले पे स्ट्राइक करता है, 2 में ये नीचे वाले पे स्ट्राइक करता है, 3 में ये ऊपर वाले पे करेगा, 4 में ये नीचे वाले में। तो इसका मतलब 30 वाले पर सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ठीक है ना। 30 वाले पे सिचुएशन कुछ ऐसे होगी। अब द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द रे अंडरगोस रिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन, तो पहले वाले को इंक्लूड करना है, ठीक है ना, पहले वाले को इंक्लूड करना है। तो देखिए ये जो है ये हमारा पहला हिस्सा था, तो इसको इंक्लूड करा, एक आ गया। ये दूसरे के लिए इसको इंक्लूड करा, तीसरे के लिए, तो आखिरी वाला जो है वो अब टच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये जो है क्वेश्चन मार्क आ गया। क्योंकि देखिए अगर आप यहां पर काउंटिंग करना चाहते हो तो आप इस तरह से करोगे, जो कि पहला हिस्सा था, मतलब डिवाइड करके जो हिस्से बने ना, 30 हिस्से बन रहे हैं, 2√3 डिवाइड बाय x करो तो 30 हिस्से। तो ये जो पहला हिस्सा है इसके अंदर ये कोलिजन हो गया, दूसरे हिस्से के अंदर ये हो गया, तीसरे हिस्से के अंदर ये वाला हो गया होगा, तो ऐसी आखिरी हिस्से के अंदर ये वाला हो रहा होगा। तो यहां तक 30 हो चुके हैं, अब ये वाला कौन सा होगा, 31 वाला होगा, ये 31 वाला होगा। तो आंसर हमारे पास अब से ऑप्शन में तो वैसे देखिए 31 नहीं है, लेकिन होता तो अब वो लगाते कि नहीं लगाते। तो इस चीज को याद रखिए कि जो आखिरी वाला है वो यहां पर कोलिजन नहीं करेगा। कैसे सर, रट्टा लगवा रहे हो, ये कोई बात बनी। इस चीज को याद रखिए, आखिरी वाला जो है वो हिट नहीं करेगा। देखिए लॉजिक देते हैं, देखिए ये पूरा पूरा है, पूरा पूरा है ना, पूरा पूरा। जैसे आपने मास्क पहना है, जब मैंने मास्क पहना है पूरा पूरा, तो अगर मैं हल्का सा ऊपर करूंगा तो दाढ़ी दिख जाएगी, है ना, और फिर हल्का सा नीचे करूंगा तो बाल अगर हैं तो दिख जाएंगे, ठीक है ना, अभी तो थोड़े बहुत हैं। तो ये चीज आपको पता है। तो अगर आप यहां पर हिट करवा रहे हो तो इसका मतलब जो ये फोटोन है ना उसने कुछ जगह ली होगी इसकी, ठीक है ना, इस जगह कुछ ली होगी। अगर इस वाले फोटोन ने कुछ जगह इस पर ली तो आखिरी वाला जो है वो हिट थोड़ा सा साइड में हो जाएगा। इसको जरा इमेजिन करके चलिए थोड़ा सा, कि पूरे के पूरे इस सी सॉ सा जो बन रहा है, ये आरईसी बन रही है, इसको इधर लेके जाओगे तो ये वाला भी थोड़ा सा आगे चला जाएगा। तो अगर ये वाला भी थोड़ा सा आगे चला गया तो इसको मतलब उसको आपको कंसीडर नहीं करना। अगर उसको आप कंसीडर करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ी सी लेंथ बड़ी होनी चाहिए, लेकिन वो थोड़ी सी लेंथ बड़ी नहीं है। तो या तो आप क्या करेंगे, उसको चाहते हो कि वो हिट कर जाए तो इसको थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही इसको पीछे करोगे तो ये यहां हिट नहीं करेगा। जब हिट ही नहीं करेगा तो रे पहुंचेगी नहीं। तो इसलिए आप अगर हिट यहां पर कराते हो तो इट मीन्स यू हैव टू टेक सम पार्ट ऑफ दिस मिरर। जैसे ही कुछ पार्ट लोगे तो आखिरी वाला हल्का सा आगे निकल जाएगा, तो इसे हम आखिरी वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। तो आंसर 30 बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये छोटी सी चीजें हैं, कुछ बार कई बार स्टूडेंट ध्यान नहीं देते, क्योंकि इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन बोला है, तो ये आएगा आंसर। आगे आगे बढ़ते हैं, फिर आगे नेक्स्ट ये वाला करके दिखाएं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू अ पिन होल टॉप एंड ऑफ अ थिन रॉड ऑफ हाइट एच। ओके, तो यहां पर एक रॉड है, उसका जो टॉप एंड है उसे देख रहा है, प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। आगे, द बीकर is at a height 3h and its radius is h. Okay. When the beaker is filled with a liquid up to a height 2h, he can see the lower end of the rod that the refractive index of the liquid is. देखिए कैसे करेंगे इसको। तो सिचुएशन ये है कि यहां से ये आई वाला
जो है यहाँ पर है, तो इसको देख पा रहा है भाई? तो अगर ये देख पा रहा है तो क्या करें सर, देख तो पा रहा है ये। तो अगर ये h हाइट है और यहां से देखिए एक रे निकल रही है और ये ऐसे जा रही है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये देखिए ये 2h है और इसकी पूरे की हाइट क्या है, 3h है। अब बोला जा रहा है कि इसके अंदर डाल दिया पानी, कहां तक, h हाइट तक डाल दिया। तो अब क्या हुआ, अब लोअर एंड भी दिखने लग गया। तो लोअर एंड से जो है एक रे गई, ठीक है ना, और वहां तक उसके पास पहुंच रही है, ठीक है ना। तो ये हमें पता चल गया। अब लोअर एंड से सर कौन सी रे पहुंचेगी, क्या वो यहीं हिट करेगी या यहां हिट करेगी, कहां हिट करेगी? तो देखिए, जो ये पुरानी जो रे थी वो तो एक बार ही आपने बना दी, ठीक है ना। उसको मैं यहां पर जो है ना ड्रॉ कर रखा है, चलिए कोई बात नहीं। अब जो यहां से रे निकलेगी, अब वो कहां पर हिट करेगी, तो ये मुझे फाइंड करना है। तो मैं कहूंगा चलो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि जो ये पिन होल से ये इस इंसान को देख रहे हैं, या इंसान जो है इस पिन होल से इसको देख रहा है यहाँ पर टॉप ऑफ दिस रॉड, तो ये रॉड की जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको वो देख रहा है, तो वो भी इसको दिख रहा होगा। तो सिमिलरली वो भी इसको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यस, यहां से जो रे जाएगी वो इसी पॉइंट पर जाके हिट करने वाली है और अब ये रिफ्रैक्ट करके आंखों तक पहुंचेगी। तो यहां पर सबसे पहले तो ये एंगल देखते हैं कितना है, ये 45 डिग्री होगा एंगल, ठीक है। तो ये रे ऐसे जा रही है और ऐसे पहुंचेगी। सर 45 डिग्री आपको कैसे पता? क्योंकि देखो ये h है, ये बेस देखिए कितना आ रहा है, बेस देखिए 2h है, और ये हाइट देखिए कितनी आ रही है, ये भी तो 2h आ रही है। देखिए ये जो बेस है ये आपको देखिए कितना दिख रहा है, 2h, और जो हाइट है वो कितनी दिख रही है, 2h। तो बेस और हाइट तो सेम है, तो यानी कि tan थीटा 1 है, तो tan थीटा 1 है, तो क्वेश्चन हो गया 45 डिग्री आंसर ये वाला आ गया। अब आपको बस क्या करना है, यहां पर स्नेल्स लॉ लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, तो बस स्नेल्स लॉ लगा लो यहां पर। तो आइए मैं यहां पर अब स्नेल्स लॉ लगा के आपको दिखाता हूं। तो हवा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, तो साइन 45, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और हम यहां पर लिखेंगे साइन ऑफ दिस एंगल, ये एंगल। और इसके लिए देखिए बेस ये बिल्कुल, अब कौन सा पॉइंट होगा अब ये हमें समझना है। तो देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, तो ये इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। दिस इज हाउ मच एच, अगर ये एच है तो ये बेस कितना हो जाएगा यार, ये जो है हमारे पास एच हो जाएगा, ये भी एच हो जाएगा, तो ये 2h आ जाएगा। दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 2h, क्योंकि ये एच है तो ये भी एच होगा। तो साइन थीटा, अब आंसर निकाल लेते हैं, म्यू निकालना है। तो साइन 45 यानी कि 1/√2, ये म्यू, और साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि h अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा √5h। तो यहां से आप म्यू निकाल सकते हो, तो ये आ जाएगा √5/2। तो √5/2 मेरा आंसर यहां पर आ रहा है, √5/2। तो ये दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, बी ऑप्शन। तो हो गया। तो देखिए क्वेश्चन जो है उसके अंदर थोड़ा सा ज्योमेट्री का खेल था, और ये जो रे थी, अब मेरे को कैसे पता चला कि वो यहीं पर हिट करेगी, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, दिमाग लगा दिया। दिमाग भगवान ने दिया है ना, जैसा टीचर और वैसे कैसे बच्चे। तो यूज योर ब्रेन टू द मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज करो। जैसे जब मैं यहाँ पर रे बना रहा था तो मेरे को लगा अच्छा यार ये कैसे पास करी, फिर मैंने कहा यार प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लगाओ, वहां से इमेज यहाँ पर भी आनी चाहिए। तो वो पिन होल से तो रे आएगी, तो ऐसी आएगी भाई, ठीक है ना, क्योंकि आई जो है वो कितना दूर पड़ी है, ऐसा कुछ तो डिस्टेंस दिया नहीं हुआ। अगर आई थोड़ा सा दूर होती ना तो फिर थोड़ा सा मूव करके अलग अलग पोजिशन हो सकती, तो हम आई को मानेंगे कि आई यहीं पर है। तो यहां से जो रे होगी वो यहां तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये हो गया है, ठीक है ना। तो कर दिया है हमने, आंसर आ चुका है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लगा के आंसर आया है।
हाँ, अब कईयों के मन में ये हो सकता है कि सर क्या ये रे ऐसी अभी जाएगी, तो मैं इसकी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ग्राउंड से जो बिल्कुल इस कह लीजिए रॉड थी उसके बेस से जो रे निकल रही है वो मैं आंखों तक पहुंचा रहा हूं, ये काम मैं कर रहा हूं। ठीक है, और ये हाइट जो है इसने 2h ऑलरेडी दे ही दी है, यानी कि ये h दिया ही हुआ है। तो अगर ये h दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये भी h होगा, तो यानी कि ये 2h है, ये h है, तो ये 45 डिग्री आ रहा है। तो क्लियर हो गया। आगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओ भाई साहब, एडवांस 2015 में एक सवाल आया था, देखें होता है कि नहीं आपसे। टू आइडेंटिकल ग्लास रॉड S1 and H2, refractive index 1.5, have one convex end of radius of curvature 10 centimeter. They are placed with curved surfaces at a distance d as shown in the figure, with their axis shown by the dashed line aligned. When a point source of light P is placed in S1 on its axis at a distance of 50 centimeter from the curved surface, the light rays emanating मतलब निकलने वाली found from it are found to be parallel to the axis inside S2. The distance d is. क्वेश्चन देखो, पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया, तो अब अगर क्वेश्चन पढ़ लिया तो सॉल्व कर दिया, फिर और क्या। क्वेश्चन की सिचुएशन समझ ली तो क्वेश्चन खत्म हो गया भाई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की सिचुएशन को समझना है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जैसा कि कहा कि भाई रे ऑप्टिक्स जो है वो एक इजी टॉपिक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। जिसके बेसिक स्ट्रांग है तो उसके लिए बहुत आसान है, बस क्या होना चाहिए, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। तो देखो क्या कह रहा है कि यहां से जो रे निकल रही है, एक तो देखो सीधी बना दो, सीधी जा रही है, और एक रे जो है हम मान लीजिए यहां पर ऐसे दिखाई, तो ये रे गई। अभी यहां पर कुछ बेंड हुई होगी, तो मान लो बेंड हुई, लेकिन बेंड होने के बाद फाइनली ये क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। ये दे रखा है, ये पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल का मतलब क्या है कि इमेज फाइनल कहां पर बन गई है, इन्फिनिटी पे बन गई है, ये हमें पता चल गया। और हमसे पूछ रहा है डी बताओ, और यहां पर म्यू दिया हुआ है, ठीक है, 1.5 दिया हुआ है, दोनों का 1.5 है, ठीक है ना। तो दोनों का 1.5 दिया है, बाकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है। तो आओ सॉल्व करते हैं। तो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस का यहां पर फॉर्मूला लग रहा है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन होने वाला, तो आप क्या लिखोगे, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। ये होता है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला। तो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस का ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो म्यू2 क्या होता है और म्यू1 क्या होता है, फॉर्मूले तो बच्चे रट लेते हैं, बट ये नहीं रटते कि यार ये फॉर्मूले में डिफरेंट चीजें हैं क्या। बताना जरा, म्यू2 क्या है, बोलो जल्दी, शाबाश। म्यू2 क्या है, म्यू1 क्या है भाई, म्यू2 है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पर रेज फाइनली जा रही है। म्यू1 क्या है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से रेज आ रही हैं। कहां से आ रही हैं, यहां से। तो ये है म्यू1 और ये म्यू2, तो म्यू2 की वैल्यू 1 डाल दो। म्यू1 1.5 दिया हुआ है, चेक कर लो, चेकड़ी चेकड़ी यो यो चेकड़ी, देखो 1.5 यानी कि 3/2। तो म्यू1 की वैल्यू देखो मैंने 3/2 डाल दी। यू ऑल द डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट -50 इज इक्वल टू म्यू2 1 माइनस म्यू1 3/2 अपॉन आर नेगेटिव -10। ठीक है, तो ये इक्वेशन मैंने डाली है। अब मैं यहां से v निकालता हूं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3/2 यानी कि -1/2, तो -1/2 अपॉन माइनस में तो 20 आ गया, 1/20, और ये प्लस है तो वहां जाके -3/100। ठीक है ना, तो ये आ रहा है, तो 1/20 कॉमन ले लिया मैंने, 1 माइनस 3/5, सो 2/5 इंटू 20, तो ये है 1/v। तो यहां से मेरे पास v आ रहा है। तो फाइनल इमेज मेरे पास कहां पर आ रही है भाई, ये आ जाएगा कितना, 50।
50 सेंटीमीटर पे, पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर पर बन रही है। सर आपको कैसे पता कि सर ये पॉजिटिव आएगा और ये राइट साइड होगा? भैया मैंने यहां पर साइन डालते समय वी का साइन नहीं डाला। पुट द वैल्यू विद साइन, गेट द वैल्यू गेट द वैल्यू विद साइन। तो पुट द वैल्यू विद साइन, गेट द वैल्यू विद साइन। तो हमें वैल्यू जो है विद साइन चाहिए थी, तो मिल गई है 50। अब आप क्या करें, इसके लिए लगा दीजिए। आइए इसके लिए लगाते हैं। तो जब मैं इसके लिए लगाऊंगा तो देखिए यहां पर मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, मेरे को यहां पर वी भी पता है, मैं यहां पर यू निकालने की कोशिश करूंगा, यू निकालने की कोशिश करूंगा। तो आइए जरा फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। देखिए ऑप्टिक्स के अंदर जो है क्वेश्चन गलत करके आना एक ही केस में पॉसिबल है, और वो है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। ऑप्टिक्स में आ रखे हैं जिनके लिए बोनस देना पड़ा था, बट बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर तो भैया आप करके ही आओ। ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ज्यादा पूछे जाते हैं। μ2, μ2 क्या है भाई, यहां पर जहां पर रेस जा रही है यानी कि 3/2। लेकिन v क्या है, इंफिनिटी। आपका पोटेंशियल क्या है, इंफिनिटी। माइनस μ1 जहां से रेज आ रही है, हवा से आ रही है। कहां से आ रही पता नहीं भाई, सर साइन नहीं डालेंगे। पुट द वैल्यू विद साइन, गेट द वैल्यू विद साइन। मैं यू का साइन नहीं डाल रहा। μ2 जहां पर रेज जा रही है, μ1 जहां से रेज आ रही है, आर पॉजिटिव, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, राइट साइड में होगा। पॉजिटिव कितना, 10 सेंटीमीटर, प्लस 10 सेंटीमीटर। तो यह आ रहा है -1/u इज इक्वल टू 3/2 -1 1/20। तो u की वैल्यू आ रही है -20। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, बताओ बच्चू, अरे ओ बच्चू, ये u आ रहा है -20। तो इसका मतलब इसकी वजह से जो इमेज बननी चाहिए, रियल इमेज बननी चाहिए, कहां पर, 50 पर, और वो इसके लिए एक रियल ऑब्जेक्ट की तरह ऐड करेगी, कहां पर, 20 डिस्टेंस दूर। तो आंसर हो जाना चाहिए 70, 70 कैसे सर, देखिए कुछ इस प्रकार का डायग्राम। अब हम असली डायग्राम बना सकते हैं। तो इट इज काइंड ऑफ दिस, कि एक रियल इमेज इसने बना दी। अब वो रियल इमेज इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर गई, और ये डिस्टेंस कितना आ गया, 20, और ये डिस्टेंस कितना आ गया, 50। तो बताइए डी कितना आ गया, 70। बस आंसर आ गया, आ गया आंसर। तो कुछ इस प्रकार का केस हो रहा है। तो 2015 में ये सवाल था, और आंसर इसका 70 सेंटीमीटर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं आगे, लेकिन देखिए कैसे ये सॉल्व हो रहा है। और देखें भाई, ये करें जरा। प्राचीन काल में देखें जरा किस तरह के क्वेश्चन आते थे। आदि मानव के जमाने में क्वेश्चंस आईआईटी में किस प्रकार के पूछे जाते थे। अ स्लैब ऑफ अ मटेरियल, ओ भाई खतरनाक, मतलब डराने का काम वो पहले से करते थे, तब भी जो सिलेक्ट होते थे वो डरते नहीं थे। तो स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, ठीक है, shown in the figure has a curved surface APB। APB एक कर्व्ड सरफेस थी। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर हाउ मच, 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 10 सेंटीमीटर। आगे, एंड अ प्लेन सरफेस CD, ठीक है, ऑन द लेफ्ट ऑफ APB, APB के लेफ्ट में क्या है, एयर है, एंड ऑन द राइट ऑफ CD इज वाटर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज शोन इन द फिगर 4/3, 4/3। An object O is placed at a distance of 15 सेंटीमीटर from the pole P। तो ये पोल जो है वो कहां पर है, 15 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है भाई 15 सेंटीमीटर दूर, इसके अंदर। द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज ऑफ O फ्रॉम P एज व्यूड फ्रॉम द लेफ्ट इज। अच्छा, ये क्या मतलब फालतू क्या हुआ सर, भाई देख रहे हो, इररेलेवेंट डेटा दे के कंफ्यूज करा जा रहा है।
जब आप इसको यहां से देखोगे तो उसका कुछ लेना देना ही नहीं है, फालतू कंफ्यूज करने के लिए, डराने के लिए। भैया यहां पर इतनी भी चीजें दे जाए उसका कुछ लेना देना नहीं, तो कितनी सिंपल सी चीज है, फालतू का डेटा दे रखा था। तो बस आप यहां पर एक ही लाइन में देखिए आंसर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या म्यू टू बाई वी माइनस क्या म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू क्या म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। देखिए फॉर्मूला सभी को पता है, कन्वेंशन जो है वो सही तरीके से लगाइएगा। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, ऑल द डिस्टेंसेज आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। म्यू टू म्यू वन क्या है, म्यू टू वहां जहां पर रे जा रही है, ऑब्जेक्ट इमेज मत बोल दियो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट इमेज बोल देते हैं। म्यू टू वो है जहां रेस जा रही है, म्यू वन क्या जहां से रेस आ रही है। हाँ जी, देखिए रेस यहां पर ऐसे जा रही है, कहां से आ रही है, यहां से, तो म्यू टू क्या है जहां पर रेस जा रही है, तो वन, उसका साइन मत डालो, पुट द वैल्यू विद साइन, गेट द वैल्यू, गेट द वैल्यू, माइनस म्यू वन जहां से रेस आ रही है टू। हाँ यू क्या है, अब ये यू ऐसे लेंगे तो -15 लेंगे, म्यू टू जहां पर रेस जा रही है। देखो मैं भी बोल बोल के लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता कि गलती हुई तो बस दुर्घटना घटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू यानी कि 1, वहां से कितना था 2, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा इधर की तरफ नेगेटिव, तो माइनस क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर 10। अब सॉल्व करिए, v निकालिए, 1 बाई वी क्या आ रहा भाई, ये आ रहा है 1/10, ये क्या आ रहा भाई -2/15, 2/15, पंज पंज पंजा पांडुआ ने हवन चढ़ाया। लो भाई 5 कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा v की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम लो 6 6 5 जा 30, और 30 में 3 - 4 नेगेटिव में आ रहा, -30, आंसर देखो -30, काम खत्म। यो 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 लो भाई आ गया आंसर, ठीक है। सो आंसर आ गया आपके सामने है 30, -30, -30 का मतलब क्या है, किधर, भीतर। हाँ अब इसके अंदर ये हो सकता है कि यहां पर बच्चे कुछ ऐसे सवाल बोल दें कि सर आपने तो कह दिया यो यो चिंटू सिंह, आंसर आ गया, लेकिन सर ये तो आ रहा है 30, और अगर ये आ रहा है 30 तो इसका मतलब इमेज यहां पर वाटर के अंदर बन गई। सर वाटर 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 बोल ना दियो, क्यों, क्योंकि वो वर्चुअल इमेज है, रेज यहां पर आ रही हैं वो वर्चुअल है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने मान लीजिए एक दीवार है उसमें शीशा लगा रखा है, शीशे में अपनी फोटो देख रहे हो, तो क्या आप दीवार के पीछे चले जाओगे, क्या दीवार के पीछे कुछ है क्या, नहीं ना। तो दीवार के पीछे एक्चुअल में इमेज है, वर्चुअल इमेज है, लेकिन वो वर्चुअल है तो वहां कुछ नहीं है। तो वहां पर अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्टर भी पड़ा हो आपको कोई भनक भी नहीं लगेगी, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए तिजोरी है किसी दीवार के पीछे, आपने दीवार पे मिरर लगाया, सर देखो मेरी इमेज पहुंच गई तिजोरी के पास, अब मैं तिजोरी खोल लूंगा, पॉसिबल है, बोल ना दियो। तो इसलिए जिन स्टूडेंट्स का डाउट है कि सर यहां पर वो पहुंचेगा, बोल ना दियो, ठीक है, नहीं पहुंचेगा। हालांकि यहां पर -30 सेंटीमीटर ही है, करेक्ट आंसर इस तरफ है, वहीं पर हमें दिखेगा, बट इन रेज इनका लेना देना नहीं है। आगे आगे बढ़ते हैं भाई, ये करके दिखाओ। A diverging beam of light from a point source S having divergence angle alpha falls symmetrically on the glass slab as shown in the figure. The angle of incidence of the two extreme rays are equal. Okay, sir. If the thickness of the glass slab is T, then the refractive index is N, then the divergence of the imaginary ring is alpha. Alpha, alpha. Answer is 2, alpha. ये तो यार बेसिक सी चीज है यार, सभी को पता होती है। क्या पता होती है सर, हमें भी बता दो सर, कि अगर कोई रे ऐसे जाए, ठीक है, जैसे इसमें ऐसे जा रही है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर उसके बाद क्या होती है, पैरेलल, ये हमेशा पैरेलल होती है। ये बेसिक चीज जो है, बेसिक चीज, कि कोई भी रे अगर ग्लास स्लैब में जाती है तो क्या हो जाती है, फाइनली पैरेलल हो जाती है। कैसे सर, कैसे सर, आप स्नेल्स लॉ लगा दो बस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस ई है, इसके और इसके बीच में लगा दो। फिर ऐसे लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है
कि इस तरह की पैरेलल स्लैब्स बैठी होती हैं जब, तो इस पर लगाओगे इस पर लगाओगे, ये आर तो सेम ही है ना? कौन से एंगल होते हैं जल्दी बताना, जो टाइम स्टार्ट नाउ, 1 2 3 4 5, कौन से एंगल होते हैं ये? अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना? वर्टिकली ऑपोजिट नहीं बोलना, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये जेड बन रहा है ना, तो ये आर आर जो है ये क्या है यहां पर सेम, तो ये आई है तो ये ई है, तो आई और ई क्या होने चाहिए बराबर, जैसे ही स्नेल्स लॉ से लगाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रे यहां से निकलेगी, ठीक है ना, ऐसे ही वो इसी के पैरेलल है, मतलब ये इसके पैरेलल हो जाएगी, और जब ये यहां पर निकलेगी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगेन इट विल बिकम पैरेलल टू दिस। तो इसका मतलब क्या था कि हमारे पास दो रेस थी, इनके बीच का एंगल था कुछ अल्फा, ये देखिए अल्फा, ठीक है, ये एंगल था इनके बीच का अल्फा। अब क्या करा, इसको शिफ्ट कर दिया, ऐसे शिफ्ट करा कि एंगल चेंज नहीं करा, और इसको भी शिफ्ट कर दिया, एंगल चेंज नहीं करा, ऐसे नहीं करा, बस पैरेलल टू इटसेल्फ मूव करा दिया ऐसे कुछ। तो इनको पास में लेके आओगे तो यू विल गेट सेम एंगल। तो कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑब्वियस है कि डायरेक्ट दिख रहा है। बोलिए क्या बोले सर, क्लियर है? आगे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो यार आप आराम आराम से कर ही लोगे यार, बहुत सारे क्वेश्चन तो आप आराम आराम से कर ही लोगे। तो ट्राई करो। यहां पर देखो मैंने धक्का दिया आपको, मोटिवेशन दिया है कि सबसे पहला काम क्या है, पीवाईक्यू खत्म कर डालो। तो रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू 4 ट्रांसपेरेंट मीडिया, देखो ये ऑप्टिक्स वाला तो मैं करा ही रहा हूं, और इससे पिछले वाले सारे जो है होमवर्क में बोल दिए हैं, फ्राइडे तक होंगे डिस्कस। तो पीवाईक्यू पे पकड़ तकड़ी हो जाएगी। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं पीवाईक्यू निकाल के बोल दूं खत्म हो गया जी, नहीं, तगड़े क्वेश्चन, एफवाईक्यू, डिफरेंट अप्रोच वाले, कुछ ऐसा जिसमें कुछ नई सिचुएशन हो तो डेफिनेटली वो करेंगे ही, लेकिन उसके लिए पहले कॉन्फिडेंस में लेके आना जरूरी है कि हाँ भाई स्टूडेंट जो हैं वो आराम से पीवाईक्यूज कर रहे हैं, उनके लिए पीवाईक्यू बहुत आसान हो गया। The ray of light passes through 4 transparent media with refractive index mu1, mu2, mu3 and mu4 as shown in the figure. The surface of all the media are parallel. The emergent rate CD is parallel to the ray AB. We must have. तो भैया अगर ये इसके पैरेलल है ना, तो ये और ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बस यही देखो खत्म। अभी ये आपको चीज बताई कि स्नेल्स लॉ यहां यहां लगाइए, एंगल अगर सेम है तो यहां पर और यहां पर मीडियम क्या होना चाहिए, सेम, जो कि पिछले केस में आपको पता है। तो अब आप क्या करेंगे सर, बस अब आपकी बारी, ठीक ना, होता ना? तो अब ये वतन आपके हवाले, ठीक है ना? तो अब ये जो है असाइनमेंट आपके हवाले, पूरा असाइनमेंट दे दूं या कुछ कम करके दूं, बोलिए। ओके, पूरा दे देते हैं, ठीक है। तो ट्राई करिए फुल असाइनमेंट, और इसके अंदर बहुत सारे, लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा यार, उल्टी आ जाएगी यहां पर, तो बहुत ज्यादा भाई, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा, देखो। लेकिन सर करने क्या, हाँ करने तो हैं, देखो मैंने आपके 50% के करीब कराए हैं, 50 से थोड़ा कम, तो ट्राई तो करने हैं आपने। तो मैं ऐसा करता हूं, यहां पर कुछ ऐसा होमवर्क दे देता हूं जो कि अचीवेबल हो। तो आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा, 3 घंटे मिलेगा आपको एक हर सब्जेक्ट, और मैंने बताया कि हर सब्जेक्ट के साथ इक्वल वेटेज रखनी होती है। अगर कोई बोल रहा है कि सर मेरे तो परसेंटाइल फिजिक्स में अच्छी थी, फिजिक्स मेरे को आती है, तो मैं कम टाइम फिजिक्स में दूंगा, मैथ्स में ज्यादा दूंगा, तो मूर्खता कर रहे हो आप। क्योंकि अगर आपको ओवरऑल मार्क्स बढ़ाने हैं तो आसान सब्जेक्ट पर ज्यादा वर्क करते हैं, जयलॉजिक, क्योंकि उससे क्या होगा, ओवरऑल मार्क्स बढ़ेंगे। जिस सब्जेक्ट में मार्क्स लेना आसान है आप उसमें मार्क्स लोगे ना यार, सिंपल सी चीज। जिसमें मुश्किल है उसमें तो मुश्किल है, उसमें ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन उतने ही एफर्ट्स में आप आसान सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स ले सकते हो। जयलॉजिक, लॉजिक इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो इसलिए आपको टाइम देना है, और 3 घंटे का टाइम है, तो मैं यहां पर आपको 30 क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि बाकी जो है आप ऑलरेडी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो किस पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीवाईक्यू पर, और साथ में डीपीपी भी आ रही है भैया, डीपीपी को छोड़ना नहीं है भाई, ठीक है ना? डीपीपी को मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, गलत है भाई, ठीक है। डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशंस देखिए, आकाश गुप्ता सर है और सचिन कटारा सर हैं, ठीक है ना? तो
वहां पर आप जाइए, वीडियोस देखिए उन क्वेश्चंस के जो आपसे नहीं हुए, जिससे पता चलेगा कि आपने डीपीपी अटेम्प्ट दी है कि नहीं दी है। ओके, क्लियर है भाई? तो ये आपका रहेगा होमवर्क, डीपीपी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीवाईक्यूज, और पीवाईक्यूज कौन से? एडवांस वाले, और 30 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पीपीटी आपको मिलने वाला है। ओके, तो चलिए फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या होगा, तो ये क्वेश्चंस जो हैं इसके अंदर जितने मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, तो कुछ गिने चुने क्वेश्चंस जो मतलब कहिए कि डाउट होंगे, ठीक है, जिसको मतलब मुझे लगता है कि भैया डिफिकल्टी लेवल हाई है, तो वो मैं डिस्कस कर लूंगा। और साथ में हम FYQs भी नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेक्चर्स के अंदर आपको यहाँ पर नए क्वेश्चंस, कुछ इनोवेटिव कंडीशंस, डिफरेंट सिचुएशंस मिलेंगी, लेकिन पहला लेक्चर देखना जरूरी है और इसका होमवर्क करना जरूरी है। ओके, तो चलिए फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, बाय।